गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो ये अभी तनु और इन लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है क्या? प्रियांशी और तनु लोगों का। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्लाइड प्रिपेयर कर रहे थे तो इसीलिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगा आप लोग लिए। ओके, तो मैंने बोला हुआ था आपको यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमें पता चल जाएगा तो हम आगे जो है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट मोड के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है। एक चीज़ आप और ये बात ध्यान में रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा होता है बेसिकली, उसमें एक कंडीशन जो होती है, कंडीशंस बहुत मायने रखती है। मतलब रिप्रोडक्शन जो भी कोई ऑर्गेनिज्म करता है उसमें जो है कंडीशंस बहुत मायने रखती है। कंडीशंस मायने रखने का मतलब ये है कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग चाहता है कि जब भी वो उसका कोई भी नया इंडिविजुअल इस दुनिया में आए, ठीक है, मतलब उसका बच्चा जब दुनिया में आए तो कंडीशन कैसी हो उसके लिए, फेवरेबल हो। ये चीज़ कभी बदली नहीं। ये चीज़ जो है वो हमेशा इसी तरीके से रही जैसे आज है। ठीक, सुनने में आया कि चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी पुराने इंडिविजुअल आप देखेंगे, जितने भी पुराने ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि एक सुटेबल कंडीशंस हो। रिप्रोडक्शंस के बाद जो नया इंडिविजुअल बन रहा है वो कोशिश करता है कि वो उसका नया इंडिविजुअल एक सुटेबल कंडीशन में हो। अब हर एक ऑर्गेनिज्म का सुटेबल कंडीशन अलग अलग होता है, ठीक है। अब जैसे एल्गी चाहता है कि वो जहाँ पे रहे वहाँ पे वाटर रहे, ड्राइनेस ना हो बिल्कुल, है ना। और अमीबा रहेगा वो भी वाटर की मांग करेगा, न्यूट्रिएंट्स की मांग करेगा, क्योंकि हेटरोट्रॉफ है तो पहले तो न्यूट्रिएंट्स की मांग करेगा। तो कहने का मेरे मतलब बस इतना सा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो जब भी किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन करता है तो वो कंडीशन को पहले फेवरेबल अनफेवरेबल समझ लेता है। अब एल्गी से लेकर के, आपकी किताब में तो अमीबा एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लेकिन एल्गी से लेकर के, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, एनिमल में पैरामीशियम वो अमीबा हो गया, ये सभी वो इंडिविजुअल हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो किया करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि कंडीशन जो है इनके कंट्रोल में, इनके कंडीशन इनके फेवरेबल नहीं होती है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? कभी कभी ऐसा होता है कि कंडीशन इनके फेवरेबल नहीं होती है, और जब कंडीशन इनके फेवरेबल नहीं होती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये भाई साहब जो हैं अपने चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ध्यान सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा, मैं अभी तो आपकी किताब में है लेकिन मैं आपको किताब से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। एक जो एनिमल कल मैंने आपको बताया था, क्लैमाइडोमोनास, राइट, क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास एक इंडिविजुअल होता है, इसके अंदर एक स्टेज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पॉलमेला स्टेज। ये जो पॉलमेला स्टेज होती है, पॉलमेला स्टेज का सबसे खास बात ये होता है कि इस स्टेज में क्या होता है कि जिस समय क्लैमाइडोमोनास में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, उस समय क्या होता है कि इफ़ अगर कंडीशन जो है वो फेवरेबल हुई तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब अनफेवरेबल कंडीशन मतलब ड्राई कंडीशन, तो सिस्ट फॉर्मेशन होता है। अब सिस्ट फॉर्मेशन कैसे होता है जरा सा देख लीजिए। इसमें 4 तो ऐसे सिस्ट बन जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, 4 ऐसे सिस्ट बन जाएंगे इस तरीके से करके, और इसके अंदर ढेर सारे क्लेमाइडोमोनास होंगे, ढेर सारे क्लेमाइडो। एक से फ्लैजिला मत बनाना, बस ऐसे सेल बना लेना, फ्लैजिला मत बनाना भी। ढेर सारे ऐसे क्लेमाइडोमोनास इसके अंदर मौजूद होते हैं, और इनके चारों तरफ म्यूसिलेज की लेयर, म्यूसिलेज जो है एल्गी का जो चिकनापन होता है ना,
वो चिकनापन का जिम्मेदार म्यूसिलेज भी होता है, क्योंकि हर एक एल्गी के चारों तरफ आपको म्यूसिलेज देखने को मिलेगी, जो एल्गी पानी में रहते हैं। और जैसे हैंडपंप होता है, हैंडपंप, तो हैंडपंप जहाँ पे देखो पानी गिरता है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का एल्गी लग जाता है, लेकिन जब वहाँ पे पानी नहीं भी होता है तो वहाँ पे एल्गी जो है कैसे सरवाइव कर जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ म्यूसिलेज की लेयर होती है, जिसके कारण ये म्यूसिलेज की लेयर इसको क्या करती है, न्यूट्रिशंस और इसको ड्राइनेस से बचा करके रखती है। तो ये एक इस तरह का स्टेज बना लेते हैं, इसी स्टेज को हम लोग पॉलमेला स्टेज बोलते हैं, पॉलमेला स्टेज बोलते हैं। और ऐसे स्पोर्स को हम लोग हिप्नो स्पोर भी बोल सकते हैं, या ये डिफरेंट टाइप के ऐसे स्पोर होते हैं जो एडवर्स कंडीशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में भी काम करते हैं। तो सिस्ट का फॉर्मेशन हमेशा इसीलिए होता है कि किसी भी स्पोर को हम फेवरेबल कंडीशन में जो है क्या कर सकें, बचा सकें। क्योंकि भाई देखिए बात ये है ना कि जब आप हायर प्लांट पढ़ते हो तो मैंने आपको हार्मोन्स बताया होगा, एब्सिसिक एसिड, राइट। मैंने बताया कि एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, है ना, बताया है आपको। और मैंने कहा था कि एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन से, ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन से, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, सीड जर्मिनेशन को क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करता है, राइट। तो ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, लेकिन इसको हमने ग्रोथ रेगुलेटर में क्यों रखा है? फिर हमने इसको ग्रोथ रेगुलेटर में इसलिए रखा है क्योंकि रेगुलेटर का मतलब होता है कि ज़रूरत पड़ने पे किसी भी चीज़ को कम कर देना, ज़्यादा कर देना। सीड जर्मिनेट तब नहीं होगा जब सीड के लायक कंडीशन ना हो। अगर सीड के लायक कंडीशन है तो एबीए नहीं बनेगा, नो एबीए। और अगर सीड के लायक कंडीशन नहीं है, नो फेवरेबल कंडीशन, तो एबीए बनेगा और ग्रोथ को रोक देगा, बोलेगा नहीं भाई अभी तुम्हें जर्मिनेट नहीं होना है। तो ये जो सिचुएशंस आप देखते हो ये आप बड़े प्लांट्स में देखते हो, आज जो आपके पास प्लांट है उनमें देखते हो, एब्सिसिक एसिड वगैरह। इस ये जो क्योंकि आज हमें डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिला है, लेकिन पुराने छोटे प्लांट जो होते थे वो सिंगल सेल्ड प्लांट हैं। क्लेमाइडोमोनास एक सिंगल सेल प्लांट है, अमीबा तो जितने भी आपके सिंगल सेल प्लांट और एनिमल्स हैं उन सभी के अंदर जो है आपको एब्सिसिक एसिड तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन यस उनके अंदर ये समझ है कि अनफेवरेबल कंडीशन होने पे वो सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, अपने आप को जर्मिनेट होने नहीं देते हैं। अब सिस्ट का फॉर्मेशन करने से क्या, सिस्ट का फॉर्मेशन करके ये अपने आप को ड्राई होने से बचाते हैं, बस इतना बात ध्यान में रखना। क्योंकि ड्राई हो जाएगी तो सेल मर जाएगी, अगर आउटर कॉन्ट्रास्ट में आई तो बाहर सारा का सारा साइटोप्लाज्म मुड़ेगा उनका और वो ख़त्म हो जाएंगे। किसी चीज़ का सूखने का क्या मतलब है, सारा का सारा साइटोप्लाज्म बाहर चले जाना। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यही केस आपको जो है स्यूडोपोडिया मतलब कि आपको अमीबा में देखने को मिलता है। अमीबा में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है, देखिए आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन है, मैंने कुछ अलग नहीं उठाई है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विदड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया, अमीबा जो है अपने स्यूडोपोडिया को विदड्रॉ करती है, इट्स स्यूडोपोडिया सिक्रीट 3 लेयर, और स्यूडोपोडिया के थ्रू ये 3 लेयर बना लेती हैं। स्यूडोपोडिया के थ्रू ये अपनी 3 लेयर जो है वो बना लेती हैं। और ये जो स्यूडोपोडिया की से ये 3 लेयर बनाती हैं, सिस्ट बनाती हैं, वॉल बनाती हैं, इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना अमीबा का, वो डिवाइड करता है और वो बना लेता है स्यूडोपोडियोस्पोर बना लेता है। क्या बना लेता है? यही साइटोप्लाज्म डिवाइड करके स्यूडोपोडियोस्पोर बना लेगा। अंदर ही अंदर जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो डिवाइड कर रहे हैं देखिए, और वो जो है लगातार क्या बना ले रहा है, इसी साइटोप्लाज्म साथ मिलकर के स्यूडोपोडियोस्पोर्स बना ले रहा है। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हुई, जैसे ही वहाँ पे पानी वानी उपलब्ध हो गया, कंडीशन फेवरेबल हो गई, देन स्यूडोपोडियोस्पोर्स जो हैं वो क्या कर गए, इसको बस्ट कर दिया, इसको तोड़ दिया, और तोड़ के सब क्या हो गए, बाहर निकल आए और नया जो है अमीबा बना लिया। एक बात बताओ बेटा, जब ओवम जो है फॉलिकल को तोड़ करके बाहर आती है तो उसको क्या कहते हैं बताओ? जब ओवम जो है फॉलिकल सेल को रप्चर करके बाहर आती है, मतलब जब ओवम मैच्योर हो जाती है
तो फॉलिकल को तोड़ करके बाहर आ जाती है, राइट। तो फॉलिकल को हम लोग बोल देते, जो बचा हुआ फॉलिकल होता है उसको हम लोग बोल देते हैं कार्पस ल्यूसियम या कार्पस ल्यूटियम। तो ओवम को क्या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब ओवम जो है फॉलिकल को रप्चर करके बाहर आती है, तो बताइए भाई क्या बोलते हैं उसको। जब ओवम फॉलिकल्स को रप्चर करके जो है बाहर आती है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। जल्दी जल्दी बताइए भाई। जब ओवम जो है फॉलिकल सेल को रप्चर करके बाहर आती है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। नहीं भाई, नहीं समझे तुम। मैं ये पूछ रहा हूं कि देखो, ओवरी होती है, ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। तो जो फॉलिकल होती है, फॉलिकल के अंदर क्या होता है, ओवम होता है। एक टाइम के बाद ये फॉलिकल सेल्स को क्या करती हैं, ब्रेक कर देती हैं। जब ये फॉलिकल सेल को ब्रेक करके ओवम बाहर आती है तो इस प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं ना, ओव्यूलेशन कहते हैं ना। तो उसी तरीके से जब इस स्यूडोस्पोडियो स्पोर्स इस स्यूडोपोडिया को तोड़ के बाहर आएगी तो उस प्रोसेस को हम लोग स्पोरुलेशन कहते हैं। अगर कोई स्पोर जो है किसी वॉल को रप्चर करके बाहर आता है तो हम उसको स्पोरुलेशन बोलते हैं। यस, जब ओवम बाहर आता था तो ओव्यूलेशन होता है, जब स्पोर बाहर आता है तो स्पोरुलेशन होता है। बात समझ में आई। ये आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है ना, देखो यहाँ पे 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। जब कंडीशन अनफेवरेबल थी तो अमीबा ने स्यूडोपोडिया की मदद से 3 लेयर की कवरिंग की। दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज इनसिस्टमेंट। ठीक है, जो आपकी स्यूडोपोडिया थी उसके सिक्रीशन से एक सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये सिस्ट ने क्या किया कि पूरी तरीके से आपके स्पोर्स को कवर कर लिया, साइटोप्लाज्म को कवर कर लिया। क्योंकि 3 लेयर अगर ये ना बनाती तो ये अमीबा जो है एटमॉस्फेयर कंटेंट में आती, या अगल बगल मान लो कि कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे सॉल्टिनिटी बहुत ज़्यादा है, समुद्र में सॉल्टिनिटी बहुत ज़्यादा है, सीज में है तो बहुत ज़्यादा सॉल्टिनिटी है, या कंडीशन अनफेवरेबल है, तो वो एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। अमीशा आप नहीं हो क्या, हो तो बताना। अगर आप देखिए तो कि आप जब पेट दर्द की दवा खाते हो या किसी बैक्टीरियल दवा खाते हो, मारने की कोई एंटीबायोटिक खाते हो, तो क्या पूरी तरीके से नहीं निकलता है। कोई भी मान लो कोई वर्म आपके शरीर के अंदर है, कीड़ा पड़ा हुआ है, तो आप क्या सोचते हो कि दवा खाने से वो 100% चला जाएगा। नहीं, उसमें से कुछ जो होते हैं वो स्पोर्स या फिर सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और आपके फीसस के थ्रू जब वो बाहर जाते हैं तो उसी तरीके से वो क्या हो जाते हैं, किसी दूसरे में स्प्रेड हो जाते हैं। बेटा ध्यान सुनो अमीशा जो है, ठीक है, एकदम सही चीज़ बता रहा हूँ जो ज़िंदगी भर आपको काम देने वाली है। तो इसीलिए, और जवाब दिया करो जो है, नहीं भी आता तो भी दिया करो। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, जब नहीं आता तो कैसे दे दोगे जो है। चलो सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ध्यान सुनिएगा। देखिए मैं बस आपसे बस ये कह रहा हूँ कि देखो जो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, राइट, वो इंडिविजुअल के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा हो या ना हो, जिसमें की लाइफ साइकिल चल रही है उसके लिए तो वो अच्छा ही है ना भाई। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप जब पैथोजन के बारे में पढ़ते हैं तो पैथोजन जो होते हैं वो ज़्यादातर लोअर एनिमल हैं। अब लोअर एनिमल का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है ना, वो एनिमल जो जैसे जो नॉर्मल ये प्रोटोजोआ हो गए, पैलेटीहेल्मिन्थीज हो गए, सिलेंट्रेट, ये सब लोअर एनिमल है, राइट। अब मान लो कि एस्कैरिस, मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना एस्कैरिस, मान लो वो हमारे पेट के अंदर है, ये मान लो वर्म है और ये हमारे पेट के अंदर है। तो अब जब हम दवा खाएंगे ना तो एस्कैरिस जो एडल्ट एस्कैरिस होंगे, जो एडल्ट वर्म होंगे, दवा उनको तो किल कर देगा, लेकिन जब ये रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे उसमें कई ऐसे एस्कैरिस होंगे जो रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे, वो सिस्ट का फॉर्मेशन करके बैठे रहते हैं,
और जब इंटेस्टाइन के थ्रू, फीसस के थ्रू हम फूड को बाहर निकालते हैं, वेस्ट को बाहर निकालते हैं, फूड को नहीं, वेस्ट को, फूड वेस्ट को बाहर निकालते हैं, तो उसी के साथ में ये सिस्ट बाहर चले जाते हैं, सिस्ट बाहर चले जाते हैं। और दोबारा जब ये किसी इंसान के कांटेक्ट में आते हैं, किसी अदर ह्यूमन बीइंग या फिर डॉग के कांटेक्ट में आते हैं, ये उसकी बॉडी में जाएंगे, तो इनकी लाइफ साइकिल शुरू होगी और इसी सिस्ट में ये सिस्ट ओपन हो जाएगी और ये सिस्ट ओपन होकर के नया वॉर्म बना लेगी। तो ये तरीका होता है, ठीक है। जो सिस्ट होता है वो तब तक वेट करता है जब तक कंडीशन फेवरेबल ना हो जाए। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगा ये तुरंत अपना रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। सिस्ट मतलब एक रेस्टिंग स्टेज, एक रेस्टिंग स्टेज। इस स्टेज में वो अपने आप को केवल बाहर के इन्वायरमेंट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी अगेन ये जन्म। तो वही चीज कह रहा है, देखो ध्यान सुनिएगा। अंडर एंड फेवरेबल कंडीशन जो अमीबा होती है, अमीबा के पास स्यूडोपोडिया है ना। अब मान लो अगल बगल पानी नहीं है या फिर अमीबा किसी ऐसे जगह पे है जहां सॉल्ट ज्यादा है, तो अमीबा अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेगी जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। और यही जो है कवरिंग जब सिस्ट बन जाता है तो सिस्ट के बनने को हम लोग इंसिस्टमेंट कहते हैं। ये जो चारों तरफ कवरिंग बन रही है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंसिस्टमेंट कहते हैं। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है, व्हेन द कंडीशन इज फेवरेबल रिटर्न, जो इंसिस्टेड अमीबा है वो लगातार डिवाइड करना शुरू कर देता है। देखो यहां पे लगातार अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस को डिवाइड कर, डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा है। और डॉटर न्यूक्लियाई का मतलब यही न्यूक्लियस में छोटे छोटे फ्यूजन्स होंगे और इनसे ये डिवाइड कर जाएंगे न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और ये डॉटर न्यूक्लियाई जो है साइटोप्लाज्म कंटेंट को लेकर के क्या कर लेंगे? स्पोर का फॉर्मेशन कर लेंगे। भाई थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म ले लेंगे और थोड़ा सा न्यूक्लियस का टुकड़ा ले लेंगे और देखो यहां पे क्या कर लिया, क्या बना लिया? स्यूडोपोडियोस्पोर बना लिया। और यही स्यूडोपोडियोस्पोर बाद में मैच्योर होकर के इस वॉल को ब्रेक करके फेवरेबल कंडीशन में बाहर निकल आते हैं और नया अमीबा बना लेते हैं। देखिए नया अमीबा बना लेते हैं। तो जब ये वॉल को ब्रेक करके बाहर आते हैं इस प्रोसेस को हम लोग स्पोरुलेशन कहते हैं। जब स्पोर किसी वॉल को ब्रेक करके बाहर आ रहा है तो इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, देखो यहां पे लिखा हुआ है अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन होता है प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबा और स्यूडोपोडियोस्पोर्स। फिर स्यूडोपोडियोस्पोर जब बन जाता है द सिस्ट वॉल बर्स्ट, जो सिस्ट बनी रहती है वो ब्रस्ट हो जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है। स्पोर्स आर लिबरेटेड सराउंड द मीडियम टू ग्रो अप इनटू मेनी अमीबी, और छोटे छोटे कई अमीबी बन जाते हैं। दिस फिनोमेनन इज नोन एज स्पोरुलेशन। इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं। एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन दिया है लेकिन डायग्राम नहीं दिया है, तो डायग्राम मैंने आपका लगा दिया। प्रोसेस समझ में आई ना? तो इस तरीके से केवल अमीबा में तो इस तरीके से हो रहा है। ये अमीबा में स्यूडोपोडियोस्पोर्स बन रहा है ना। मैंने जैसे उसमें हिप्नो बताया। अब ये सब अलग अलग टाइप के स्पोर हैं। अब कोई तुमसे पूछेगा व्हाट इज, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मैं बता रहा हूं, मिलेगा तो इसी फॉर्म में मिलेगा क्वेश्चन। व्हाट इज स्यूडोपोडियोस्पोर्स, और ऑप्शन क्या रखेगा जानते हो? ऑप्शन तुमसे पहले रख दिया दिस इज स्पोर ऑफ अमीबा, दिस इज नॉर्मल कंडीशन स्पोर, ऐसे रख देगा। और उसी में रख देगा अनफेवरेबल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। बस आपको अनफेवरेबल देखते ही स्यूडोपोडियोस्पोर्स बता देना है। बस समझ में आया मेरी बात की नहीं? या फिर और घुमा सकता है विच स्पोर इज फॉर्म बाय इंसिस्टमेंट ऑफ अमीबा, तो स्यूडोपोडियोस्पोर्स। तो ये घुमाने का तरीका होता है। देखो ये सब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये क्वेश्चन बना सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। अब आपको पता है कि आप एक प्रोसेस को समझते हो, बडिंग को, राइट? बडिंग मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। हाँ बाइनरी फिजन है ना, लेकिन देखोगे एनसीईआरटी में ये भी तो लाइन लिखा हुआ है। मैंने कब कहा कि बाइनरी फिजन नहीं है? अमीबा में भी बाइनरी फिजन है और किताब में लाइन लिखा है पैरामीशियम में भी है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो ये चीज अब आप बाइनरी फिजन का कॉन्सेप्ट आप जानते रहो बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक। और एक मल्टीपल फिजन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम भी है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन का एक अच्छा एग्जांपल है। तो मल्टीपल फिजन आप प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे क्योंकि छोटी क्लासेस में है, 10th क्लास में है शायद, जो है प्लाज्मोडियम एग्जांपल है मल्टीपल फिजन का, और बाइनरी फिजन का अमीबा है।
तो एनसीईआरटी अमीबा को बाइनरी फिजर में रखता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बडिंग, व्हाट इज बडिंग? अब बडिंग देखो, मैंने आपको कहा था कि बडिंग एक ऐसी प्रोसेस है, बडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रॉपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये वेजिटेटिव नहीं हो सकता है। मैंने कहा था ना कि बडिंग और फ्रेगमेंटेशन आपको दिखने में सेम लग सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कैसे? बडिंग जो है एक टाइम के बाद, एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद बॉडी में एक आउटग्रोथ निकली। मैंने बडिंग का एग्जांपल ईस्ट बताया था, राइट? यस, डेफिनेटली आप ईस्ट को बता सकते हो। एनिमल में आप हाइड्रा को बताते हो, एनिमल में आप हाइड्रा को बताते हो, राइट? तो बगल में मैंने हाइड्रा को लिया हुआ है। अब मैंने आपसे कहा कि बडिंग एक प्रोसेस ऐसी है जो इवेंटफुल प्रोसेस है। इवेंटफुल प्रोसेस होने का मतलब ये है कि ये एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद ये हमें देखने को मिलती है, प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद। तो यही चीज आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। एक टाइम पीरियड के बाद देखिए हाइड्रा में आपको एक आउटग्रोथ देखने को मिल रही है, हाइड्रा में आपको एक आउटग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये जो आउटग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, यही आउटग्रोथ एक मिनट रुके रहिएगा। हाँ, यही आउटग्रोथ जो है देखिए आगे जाकर के डेवलप कर रही है नए हाइड्रा में। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आएगी, ये जो बर्ड है ये अपनी बॉडी से डिटैच हो जाएगी। जैसे इसको अगल बगल न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा, जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसकी जो मदर सेल होगी कहेगी बेटा जाओ अब जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है, एक मिनट रुको। तो संजय भी उल्टा सीधा काम करता रहता है लड़का जो है। एक मिनट रुके रहना बेटा। इसको बोला था कि 100 रुपए कैश चाहिए, तो कह रहा 100 रुपए अकाउंट में भेजूं। ऐसे से तो कभी कभार बात करता है, सुबह भूल जाता है ये भी, तो समझे। तो यहां पे बडिंग हुई आपकी। अब बडिंग जो है जब हुई, तो जब बड़ी हो गई मदर सेल, भाई अब पता है कि ये अपने पैरों पर खड़ी हो सकती, तो इसने जो है इसको डिटैच कर दिया और ये अब एक नया हाइड्रा बना दिया। ये बडिंग है। बडिंग का बहुत सिंपल, लेकिन बडिंग में बस क्या पूछेगा कि भाई ये डिफरेंट कैसे हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रॉपर आउटग्रोथ होती है जो एक टाइम पीरियड के बाद ही निकलती है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कोनिडियो स्पोर। कौन सा स्पोर बेटा? कोनिडियो स्पोर। ये भी एक बहुत ही स्पेशल टाइप का स्पोर होता है। और कोनिडियो स्पोर जो होता है ये काफ़ी एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिला है, थोड़े एडवांस में भी, थोड़े पिछले वाले में भी। मतलब कोनिडियो स्पोर एक काफ़ी मतलब आप बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हर तकरीबन मैक्सिमम इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ फंजाई की, तो फंजाई की शान होती है कोनिडियो स्पोर्स। जैसे आप एल्गी में जू स्पोर पढ़ रहे थे क्लेमाइडोमोनास में, और उसके बाद अब जो आप देख रहे हो फंजाई में आपको जो है कोनिडियो स्पोर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये छोटे छोटे कोनिडिया होते हैं जो चेन में लगे होते हैं, चेन में मौजूद होते हैं, और कंडीशन फेवरेबल आने पे ये प्लांट बॉडी को रिमूव। अब कैसे बनते हैं कोनिडियोफोर? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये फंजाई की एक माइसीलियम है, राइट? जैसा कि मैंने कहा था फंजाई किससे बना होता है? हाइफी से, राइट? फंजाई किससे बना होता है? हाइफी। और ग्रुप ऑफ हाइफी मिलके क्या बनाते हैं? माइसीलियम। और इसी माइसीलियम से आपकी फंगस बॉडी बनी होती है, राइट? ये मान लीजिए एक हाइफी है, इसकी जो हाइफी होती है उसमें एक छोटी सी, जब रिप्रोडक्शन होने वाला रहेगा, कोनिडियो स्पोर बनने वाले रहेंगे, तो इसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है ऐसे। ठीक है, छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है, और यही आउटग्रोथ फिर क्या होती है कि थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर के ये आउटग्रोथ जो है, ये आउटग्रोथ, इसको हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स
फोर्स बोलते हैं। और यही कोनिडियो फोर्स जो है, इसी के ऊपर डेवलपमेंट होता है कोनिडिया का। किसका? कोनिडिया का। नॉर्मली लेकिन आपकी किताब में एग्जाम्पल पेनिसिलियम है ना? तो पेनिसिलियम में ये कोनिडियो 4 है, ये कोनिडियो 4 है, ये कोनिडियो 4 है। आप देखिए यहां पे, एक मिनट रुके रहिएगा, मैं जूम कर दे रहा हूं। देखिए इधर, ये कोनिडियो 4 है आपका। और ये मैंने आपको क्या बताया कि कोनिडियो 4 के ऊपर कोनिडिया लगे हुए हैं। लेकिन पेनिसिलियम में क्या होता है और एस्परजिलस में क्या होता है कि कोनिडियो 4 के पहले भी कई स्ट्रक्चर आते हैं। मतलब कोनिडिया और कोनिडियो 4 के बीच में मेट्यूला और फाइलाइड्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। आपको इन सबसे मतलब नहीं रखना, आपके किताब में इतना डिटेल नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कोनिडियो 4 के ऊपर ही क्या होते हैं? कोनिडिया मौजूद होते हैं। तो कोई पूछेगा व्हाट इज कोनिडियो स्पोर्स, आप बोलोगे इन फंगल हाइफी लिटिल आउटग्रोथ डेवलप इनटू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स लाइक कोनिडियोफोर्स एंड कोनिडियोफोर्स बियर कोनिडिया एंड इन अ फेवरेबल कंडीशंस कोनिडिया स्प्रेड आउट एंड जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो बस आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है बस, क्लियरली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नॉर्मल आपका कोनिडिया के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये मैं जानबूझ करके आपके लिए लाया क्योंकि ये कोनिडिया 10 जगह पे रहता है। जिम्यूल फॉर्मेशन का जो वीडियो है वो बहुत कम रहता है, ये बीएससी टर्म को थोड़ा टच करता है। लेकिन मैं आपको बीएससी पूरा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, राइट? मैं आपको पूरा चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा। जिम्यूल जो होता है, जिम्यूल ये बिल्कुल एक एसेक्सुअल पार्ट होता है। एसेक्सुअल पार्ट होता है आपके स्पॉन्जेस में। अब जिम्यूल क्यों? अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा जिम्यूल क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है जिम्यूल, आइए जिम्यूल की थोड़ी इंपॉर्टेंस समझते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर जिम्यूल क्यों। जिम्यूल जो स्ट्रक्चर है, पहले आप इसको समझिए, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है। अगर मैं बोलूं कि हायर प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप ज्यादातर पाते हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाते हो आप, प्रोपेगेशन पाते हो, राइट? मतलब एनिमल में। अब पॉरीफेरा की अगर मैं बात करता हूं तो पॉरीफेरा एक ऐसा एनिमल आ गया है। पॉरीफेरा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके अंदर एसेक्सुअल चीज पाई जानी बिना किसी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला। देखो, अगर केचुए को काट दो, नया केचुआ बन जाए, वो बात समझ में आ रहा है, ठीक है? प्लेनेरिया को काट दो, पूरा प्लेनेरिया बन जाए, हाइड्रा काट दो, हाइड्रा नया बन जाए, वो समझ में आ रहा है, बर्डिंग समझ में आ रही है। लेकिन ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो स्पेशली डेवलप करता है पॉरीफेरा के अंदर, पॉरीफेरा के स्किन के ऊपर ऐसे 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 गोले गोले से स्ट्रक्चर होते हैं। और यही जो है आगे जाकर के डेवलप हो जाते हैं नए पॉरीफेरा में। बस है इतना ही। लेकिन जिम्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिम्यूल ऐसे नहीं बनता है। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे बडिंग जो है, बडिंग प्रोसेस धीरे धीरे आउटग्रोथ बड़ी होती है और एक हाइड्रा बन जाता है, फिर वो डिटैच हो जाता है। कोनिडियो स्पोर में जैसे एक आउटग्रोथ बनती है, फिर कोनिडियो स्पोर बनता है, डेवलप होता है। उसी तरीके से आपका जिम्यूल भी क्या करता है कि स्पॉन्जेस के स्किन के ऊपर जो है वो लगातार डेवलप करता है और डेवलप करके एक बॉल शेप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसे जिम्यूल कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो जैसे मान लो कि ये आप साइकॉन बना लो। स्पॉन्जेस मतलब कैसे होते हैं? स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं कि नहीं ऐसे? ये देखो ऐसे होते हैं ना, ये ऐसे ही तो बनाते हो आप उनको। तो इनकी बॉडी पे जो है वो जिम्यूल मौजूद होता है। ये जो जिम्यूल होता है, इन जिम्यूल के ऊपर कुछ स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। देखिए मैंने लिखा हुआ, दोनों बनाया हुआ, आपके एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया है, लेकिन मैंने एक तरफ जो डायग्राम लिया उसमें नाम भी बताया, तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा जरा इसको। पहले आप स्ट्रक्चर को समझिए। देखिए ये बॉल शेप स्ट्रक्चर स्पॉन्जेस के बॉडी के आउटर कवरिंग पे मौजूद होंगे। नंबर एक बात तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? जहां पे क्वानोसाइट वगैरह नहीं बताए थे, अगर आपको याद होगा तो भी, नहीं याद है तो भी आप जानो, स्पॉन्जेस जो पॉरीफेरा होते हैं, साइकॉन के जैसे बात करते हैं ना, तो उनकी स्किन ऊपर की तरफ ये मौजूद होंगे।
इसके अंदर क्या होता है कि ये आर्कियोसाइट्स भरे होते हैं, इसमें न्यूट्रिशंस भी होते हैं। ये आपकी अंदर वाली इनर कवरिंग होती है, ये आपके देखो यहाँ पे ये आपके स्पाइक्यूल्स होते हैं, ये आउटर कवरिंग होती है इनर कवरिंग, और ये माइक्रोपाइल होता है। ये क्या होता है? माइक्रोपाइल होता है। यहाँ पे इन्होंने माइक्रोपाइट लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जानते रहो। तो ये जो आपके स्ट्रक्चर हैं इनके नाम आपको बस याद रखना है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ, तो आपको थोड़ा सा बात समझ में आएगा। उसके पहले मैं ऊपर वाला भी डायग्राम आपको बता रहा हूं, देखो कैसे आपके जिम्यूल डेवलप करते हैं। जिम्यूल का डेवलपमेंट होता है पैरेन्काइम्यूला लार्वा, ये पाया जाता है। जैसा कि जब पढ़ा रहा था आपको एनिमल किंगडम, तो मैंने आपको बताया था ना कि लार्वा होता है, लार्वल स्टेज होता है सभी में। आप देख रहे थे हर किसी में आपको एक लार्वा दिखाई दे रहा था। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो होता है वो किस में होता है? पॉरीफेरा में होता है। तो पहले ये पैरेन्काइम्यूला लार्वा बनता है, देखो यहाँ पे डेवलपमेंट देखो कैसे जिम्यूल बन रहा है। फिर उसके बाद इनके चारों तरफ ये वाली लेयर्स बन जाती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इनके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, आउटर कवरिंग बन जाती है, और इसी तरीके से आगे जाकर के ये डेवलप कर जाते हैं जिम्यूल में। किसमें? जिम्यूल में। और इस जिम्यूल के जो अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हम लोग अमीबॉयड सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमीबॉयड सेल। ये मतलब इस पूरे को आप अमीबॉयड सेल बोल सकते हो। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका अमीबॉयड सेल होता है। अब ये जो अमीबॉयड सेल का डेवलपमेंट हुआ है किसके अंदर है? जिम्यूल सेल के अंदर है। और यही जिम्यूल आगे जाकर के नया पॉरीफेरा बनाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में, बस इतना आपको रखना है, ज़्यादा आपको इसमें ध्यान में नहीं देना है। ठीक, ये देखिए छोटे छोटे ये स्पोर्स डेवलप करेगा आगे जाकर के, वो सब बात करना नहीं है आपको, बस आपको ध्यान देना है जिम्यूल क्या होता है। जिम्यूल एक एसेक्सुअल पार्ट होता है जिसका काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, जिसका डेवलपमेंट एम्फीब्लास्टुला लार्वा से होता है। ठीक, जो किसमें देखने को मिलता है? पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। इसके स्किन के ऊपर स्पाइक्यूल्स होते हैं, स्पाइक्यूल्स को आपको बताना है। और स्पाइक्यूल्स का टाइप मोनोएक्सॉन टाइप का होता है, ये सब आपको नहीं बताना होता है, बस आप जानते रहो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिम्यूल आर यूजुअली फाउंड इन राउंड और बॉल लाइक स्ट्रक्चर along टू सेंट्रल मास ऑफ अमीबॉयड सेल। इनके बीच में क्या होता है? अमीबॉयड सेल्स होता है। थिक पेरिफेरल लेयर, इनकी जो लेयर होती है वो काफ़ी थिक होती है। स्मॉल सिलीसियस स्पाइक्यूल्स, सिलीसियस मतलब सिलिका, सिलिका जैसे कि आप समझ रहे हो, मैंने बताया था सिलिका या सिलीसियस स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ जिम्यूल इंक्लूड माइक्रोपाइल, ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल होता है, ओपनिंग होती है। स्पाइक्यूल्स, इनर लेयर स्पाइक्यूल्स होते हैं, इनर लेयर आर्कियोसाइट्स होते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी है, इन्होंने आर्कियोसाइट्स को आर्कियोसाइट्स बोल दिया, तो आर्कियोसाइट्स होता है ये। तो ये आपका आर्कियोसाइट्स होती है। तो माइक्रोपाइल, स्पाइक्यूल्स, इनर लेयर आर्कियोसाइट्स, एंड आउटर वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग न्यूमेटिक लेयर बोलते हैं। द माइक्रोपाइल आउटर कवर ऑफ सेल वॉल, सेल विथ अ माइन्यूट ओपनिंग, यहाँ पे आपको एक छोटी सी ओपनिंग देखने को मिलती है। माइक्रोपाइल आप लोग जानते हो, एक जगह और पढ़े हो, किसमें? सिनर्गिड सेल के पास में, प्लांट के रिप्रोडक्शन में, राइट, वो भी अभी आगे आएगा। पेरिफेरल लेयर मेड ऑफ थिक न्यूमेटिक लेयर एंड एयर चैम्बर विच हेल्प ऑफ जिम्यूल टू फ्लोट इन वाटर बॉडी। ठीक, ये जो स्पाइक्यूल्स होते हैं और ये जो न्यूमेटिक लेयर, न्यूमेटिक मतलब क्या होता है? खोखला। न्यूमेटिक मतलब क्या होता है? खोखला। तो इनकी सेल में जो न्यूमेटिक लेयर होती है इसमें एयर भरे होते हैं, और एयर भरने के कारण न्यूमेटिक बोन एक पाई जाती है। याद होगा कि बर्ड्स की बोन कैसी होती है? बर्ड्स की जो बोन्स होती है वो कैसी होती है? बर्ड्स की बोन न्यूमेटिक होती है, राइट, न्यूमेटिक होती है, जिसके कारण बर्ड्स क्या कर सकते हैं? आसानी से उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी बोन्स काफ़ी हल्की होती है। तो न्यूमेटिक लेयर मतलब जिसके अंदर आपको एयर देखने को मिलता है, जिसके हेल्प से ये वाटर में क्या कर सकते हैं? फ्लोट कर सकते हैं। तो जिम्यूल जो है एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं। द आर्कियोसाइट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल, यही आर्कियोसाइट जो अंदर होते हैं, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है ना, यही आर्कियोसाइट्स बाद में डेवलप करके छोटे छोटे स्पोर्स बना लेंगे और यही जाकर के आगे डेवलप करेंगे। तो वही बोले द आर्कियोसाइट रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड स्पाइक्यूल्स इज शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स विच इज इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग द जिम्यूल फ्रॉम प्रेडेटर। ये आर्कियोसाइट जो होते हैं यही हमको बचाना होता है,
इसी अमीबॉयड सेल को हमें क्या करना होता है, बचाना होता है, क्योंकि यही वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, यही आगे जाकर के डेवलप करने होते हैं, और यही आगे जाकर के डेवलप करने होते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके चारों तरफ स्पाइक्यूल्स होते हैं, जिनसे इनको कोई प्रेडेटर खा नहीं सकता है, और इसीलिए जिम्यूल जो होते हैं वो एक प्रॉपर कवरिंग सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम जिम्यूल कहते हैं। और ये नतीजा होते हैं हमारे पोरीफेरा के वॉल की। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई, बात समझ में आया जिम्यूल का, बताओ भाई, ज़्यादा ही हो गया क्या, बताओ भाई, सभी को बात समझ में आई? अमीशा, इतना आपकी किताब में नहीं है बस आप, लेकिन हाँ जानना ज़रूरी है भाई, जानना बेहद ज़रूरी है। अब आर्कियो साइट वगैरह नाम आया है ना, अब नाम तो है ही है भाई, अब क्या करोगे, नाम तो है ही है ना, तो अगर नाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया था, ऊपर देखेंगे, थोड़ा ऊपर चलेंगे, ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया था वो अमीबा वाला है, ये देखिए, देख रहे हैं ना, इंसिस्टमेंट, स्पोरुलेशन बता दिया आपको। और ये वाला जो पॉइंट है नीचे वाला, ये आपका जिम्यूल, बडिंग और कोनिडिया पेनिसिलियम, ये बता दिया आपको। अब आपका बचा हुआ है ये वाला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अगर आप देखिए तो चाहे आपके बहुत छोटी छोटी आउटग्रोथ होती हैं, बर्ड्स होते हैं जो आपको किसी फूड या फिर किसी भी चीज़ में देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप आलू को देखिए, थोड़ी जो आलू पुरानी हो गई हो, तो पुरानी आलू पे आपको छोटे छोटे बर्ड्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जो आपको, हाँ थैंक यू, तो जो आपको जो है, जो ये बर्ड दिखाई देते हैं, ये पुरानी आलू में आपको दिखाई देंगे, और ये जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के पार्ट होते हैं। ये डिटैच होंगे और डिटैच होकर के एक नया आलू बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। उसी तरीके से आपको किस में देखने को मिलता है, अदरक में देखने को मिलता है, देखो काट काट के लोग लगाते भी हैं आलू वगैरह को, राइट। तो ये सब इसी तरीके से ब्रायोफाइलम की लीफ होती है, वो भी उसी में आती है। ये देखिए, ये ब्रायोफाइलम की लीफ है आपकी, जिसमें छोटे छोटे बड का फॉर्मेशन होता है। आप इनको काट करके कहीं पे भी लगा सकते हो, तो नए ब्रायोफाइलम बन जाएंगे। डिटैच हो जाते हैं तो भी अपने से भी हो जाएगा। इसी तरीके से ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, ये पानी में होते हैं, और ये पानी के अंदर ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के थ्रू डेवलप होते हैं। बल्बिस ऑफ एगेव, एगेव में छोटी छोटी बल्बिस निकलती हैं। इन्हीं बल्बिस से क्या होता है कि नए प्लांट आपके जो है वो डेवलप कर जाते हैं। खैर ये सब चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ोगे तो आपको आराम से आ भी जाएगी। तो ये आप थोड़ा सा इसको जो है अपने से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मेरे हिसाब से कोई प्रोसेस जो है वो तो नहीं है। ठीक, तो आप एक बार इसको पूरा पढ़िएगा। इसके अंदर शुगर केन वगैरह, बनाना वगैरह का है, मैं इसको कल पढ़ाऊँगा आपको जो है, ठीक है, इसको कल पढ़ाऊँगा। फ्रेगमेंटेशन तक आप अपने से पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस हेडिंग को मैं कल आपको बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो ये वैसे पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ स्टेटमेंट मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैं देख लूँगा, ठीक है। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग शुरू करेंगे, प्लांट क्या क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और इसको पूरा एक समराइज वीडियो कल जो है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।